उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी में कैसे आदर्श समन्वय हो, इस दिशा में राज्य सरकार कर रही है सीएम धामी। हाईकोर्ट ने निर्वाचन को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री अग्रवाल, डीएम देहरादून और अन्य को जारी किया नोटिस। उत्तराखंड कांग्रेस में नहीं थम रही कलह। करण माहरा ने बुलाई जिला अध्यक्षों की बैठक तो पहुंचे केवल 15। हेमकुंड साहिब के 22 मई से खुलेंगे कपाट। सेना ने बर्फ हटाकर रास्ता किया साफ। चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू। चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू है और 40 लैंसडाउन जोन ट्रीटमेंट पर खर्च हो रहे हैं 100 करोड़। उत्तराखंड में चढ़ते पारे ने किया आमजन को बेहाल। आज भीषण गर्मी से राहत की आस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अक्षय पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे और खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के सुल्तानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान सुल्तानपुर में पूर्व विधायक संजय गुप्ता के निवास पर वो पहुंचे। पूर्व विधायक के बड़े भाई के श्रद्धांजलि सभा में श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री सौरभ भोगुड़ा, विधायक प्रदीप बत्रा, महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीति आयोग द्वारा आयोजित नवीनोमेशी कृषि कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए कहा है कि उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी में कैसे आदर्श समन्वय हो, इस दिशा में राज्य सरकार लगातार कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने राज्य में सकल पर्यावरणीय उत्पाद यानी कि जीईपी को लागू किया है, जो जीडीपी को निर्धारित करने के प्रचलित मॉडल के साथ लागू किया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत विश्व स्तरीय पौधशालाओं की स्थापना, चाय के विकास के लिए उत्तराखंड की चाय को वैश्विक पहचान दिलाने, जल संरक्षण के लिए काश्तकारों को प्रोत्साहित कर रेन हार्वेस्टिंग टैंकों के व्यापक स्तर पर निर्माण और सब्जी और पुष्प उत्पादन के लिए पाली हाउस को बढ़ावा देने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और ऋषिकेश से वर्तमान विधायक प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैसे निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से लोगों को बांटे जाने के खिलाफ चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करके 6 हफ्तों के अंदर जवाब पेश करने को कहा है। साथ में कोर्ट ने चुनाव आयोग, भारत सरकार से भी जवाब पेश करने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 25 मई की तिथि नियुक्त की गई है। आपको बता दें कि ऋषिकेश निवासी जयेंद्र चंद्र रमोला ने चुनाव याचिका दायर कर कहा था कि प्रेमचंद अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करोड़ों रुपए निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा है। ये डिमांड ड्राफ्ट उनके द्वारा सबूतों के तौर पर अपनी याचिका में लगाए गए हैं। इस मामले की जांच की जाए और जांच सही पाए जाने पर उनका चुनाव निरस्त किया जाए। इसमें चुनाव याचिका दाखिल थी जयेंद्र सिंह रमोला की ओर से। उसमें उन्होंने जो है एमएलए के इलेक्शन को चैलेंज किया था ऋषिकेश का, और उसमें इशू नोटिस हुए हैं आज इन सारे रिस्पोंडेंट्स को। सर, क्या ग्राउंड था याचिका का? ग्राउंड उसमें करप्ट प्रैक्टिस पे है। इन्होंने जो है ड्यूरिंग कंप्लेन जो है वो चेक वितरित किए हैं मेन प्रिविलेज में और आचार संहिता का उल्लंघन किया। और उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर से चुने गए निर्दलीय विधायक उमेश कुमार उर्फ उमेश शर्मा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ ने उमेश शर्मा को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है और कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 4 हफ्ते बाद की तारीख नियत की है। आपको बता दें कि देव की कला लक्सर निवासी वीरेंद्र कुमार ने खानपुर के विधायक उमेश शर्मा के नामांकन में दिए गए शपथ पत्र में कई तथ्य छुपाने का आरोप लगाया।
याचिका में यह भी कहा गया है कि उनके द्वारा वोटरों को प्रभावित करने के लिए पुलिस के साथ मिलकर पैसे बांटे गए, इसलिए उनके चुनाव को निरस्त किया जाए। उमेश शर्मा ने अपने इलेक्शन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें जो कि न्यायिक प्रक्रिया के विरुद्ध थी जिनको किया था, जिसमें कि उमेश शर्मा ने अपने विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ 30 मामलों को संज्ञान में लिया था, उसके द्वारा दायर किए गए ट्रांसफर पिटीशन में उमेश शर्मा ने उन सभी चीज़ों का संदर्भ इलेक्शन पिटीशन में इलेक्शन के सामने अपना नॉमिनेशन फाइल करते समय प्रारूप 26 के अंतर्गत नहीं दिया था, सिर्फ 13 ही मुकदमों का संदर्भ दिया था। प्लस उमेश शर्मा ने अपने इलेक्शन के जो रूल्स रेगुलेशंस थे जिसके तहत उमेश शर्मा को अपने इलेक्शन से पहले अपने खिलाफ जितने भी क्रिमिनल केसेस थे उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशंस देनी थी और उसको अखबारों में निकालना था, न्यूज़पेपर्स में लाने के अलावा टेलीविज़न मीडिया में देना था 3 बार अलग अलग समय पर, और ट्विटर्स पे या सोशल मीडिया पे हाईलाइट करना था, वेबसाइट पे डालना था। ये सारी चीज़ें नहीं किया। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड के प्रखर वक्ता कुशल राजनेता स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 103वीं जयंती पर घंटाघर स्थित एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करके स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा और विधायक उमेश कुमार काऊ, खजान दास और नगर के मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा के लिए किए गए कार्यों की सराहना भी की। से उनके इरादे थे, उनको उनकी जयंती पर सत नमन करते हैं। और निश्चित रूप से जो राजनीतिक क्षेत्रों में जिस प्रकार से प्रशासनिक हो या विकास के मामले हो, उन्होंने एक जो अलग प्रकार का जो काम किया था वो आज के समय में हम सब लोगों के लिए एक प्रेरणा के कारण भी हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। उस मार्ग का हम लोग अनुकरण करेंगे और उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। स्वर्गीय बहुगुणा के चरणों में रहकर ही राजनीति में आने का अवसर मिला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से जब मैंने शुरुआत की तो स्वर्गीय बहुगुणा जी के ही हम लोग उनके श्री चरणों में रहकर राजनीति की शुरुआत की थी। और उनके अंदर जो विलक्षण प्रतिमाएं थी, युवाओं के प्रति एक उनका अपार स्नेह, दूसरा प्रशासनिक क्षमता उनकी और संगठन चलाने की क्षमता, ये अपने आप में एक विलक्षण थी। और बहुगुणा जी का सबसे बड़ा ये था कि बहुगुणा जी ने जब भी बहुत स्वाभिमानी व्यक्तित्व था और उन्होंने जब भी पार्टियां छोड़ी और सत्ता पक्ष को छोड़ा। जब हम बहुगुणा जी को श्रद्धांजलि देते हैं तो हम उत्तराखंड के लोग अपना आभार व्यक्त करते हैं, देश के लोग आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की अलग से पहचान बनाने वाले नेता थे। हमारे दोनों डिवीजन गढ़वाल कुमाऊं दोनों विश्वविद्यालय, अलग से मंत्रालय, पर्वतीय विकास मंत्रालय बनाना, तो यहाँ पे और जिसमें इंदिरा गांधी संघर्ष किया, इमरजेंसी में पार्टी का विभाजन किया, लोकतंत्र की रक्षा की, और इस क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से उनका साथ दिया, हम लोग सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और राज्य बना है जो हमारे आंदोलनकारी उनके सपने पूरे हों। और खबर देहरादून से, और जहां चंपा विधानसभा चुनाव को लेकर विधानसभा चंपावत में सभी लोगों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश शर्मा को चंपावत विधानसभा प्रभारी के तौर पर जिम्मेदारी दी गई है। और आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में कैलाश शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि पार्टी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझ पर बहुत बड़ी विश्वास के साथ ये जिम्मेदारी सौंपी है और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और ऐसे ही सेवा करता रहूंगा। खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, जिसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। वहीं मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि रणभूमि में तैयारियां दिखाई देंगी, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता राजेश कुमार ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को आड़े हाथों भी उन्होंने लिया कि बीजेपी अन्य पार्टियों से अलग है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी नहीं कर पा रही है। तो पार्टी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझ पर बहुत बड़ी विश्वास के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है पार्टी ने। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमें तो यही सिखाया जाता है
आज जिस दिन मतगणना हो गई उसके दूसरे दिन से या उसी समय से हम अगले चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और ये तो हमारे लिए एक नया उदाहरण हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनाव लड़ना है वहाँ से चंपावत से, और बहुत उत्साह के साथ जो जनता वहाँ की मन बनाए बैठी है, कार्यकर्ता मन बनाए बैठा है, हम लोगों को भी जाकर उनको साथ लेकर एक रचना के साथ, बहुत अच्छी रचना के साथ चुनाव लड़वाना है। और हम सबका संकल्प भी यही है कि हम बहुत अच्छे मतों से जिताकर माननीय मुख्यमंत्री जी को इतिहास रचाएंगे। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में जंगलों में लगने वाली घटना निरंतर बढ़ती जा रही है। जंगलों में आग लग रही है और लगभग 4 दिन पहले जहां कुल घटनाएं 903 थी, वहीं अब 1070 पर पहुंच चुकी हैं। वन विभाग के अधिकारी घटनाओं पर निरंतर काबू पाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। जहां वन विभाग के अधिकारी घटनाओं पर तमाम इंतजाम की बात कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश की बात कही जा रही है, ये भी बातें अब खोखली सी नजर आ रही हैं। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान की। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है रामा हॉस्पिटल, किफायती एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में लगातार जंगलों में आग की घटना बढ़ती जा रही है और 4 दिन पहले जहां कुल घटनाएं 903 थी, वहीं अब 1070 पर पहुंच चुके हैं। वन विभाग के अधिकारी घटनाओं पर निरंतर काबू पाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जहां वन विभाग के अधिकारी घटनाओं पर तमाम इंतजाम की बात कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश की बात कर रहे हैं, ये सभी बातें अब खोखली सी नजर आ रही हैं। ये हुआ है कि जिलाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई है और सारे डीएफओ जिलाधिकारी के साथ कोऑर्डिनेशन करके किस तरह फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जा सके, इस पर काम करेंगे। क्योंकि हम पे मैन पावर भी इतनी नहीं रहती, तो अब रेवेन्यू विभाग के लोग भी जब काम करेंगे तो ज्यादा मैं समझता हूँ तेजी के साथ नियंत्रण किया जाता है। दूसरा, जिन डिवीजन पे फॉरेस्ट फायर का बहुत कम प्रभाव है, वहां से भी अधिकारियों को डिप्यूट करने के निर्देश दिए गए हैं कि ताकि ज्यादा तादाद में अधिकारियों को उन इलाकों में भेजा जाए जहां पर फॉरेस्ट फायर केसेज जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति लगातार अब नियंत्रण में आ रही है और डीएम्स को इन्वॉल्व करने के पीछे 2 कारण थे। एक तो रेवेन्यू कर्मचारियों की मदद लेना और दूसरा कभी इमरजेंसी में पैसे की आवश्यकता है तो अनटाइड फंड से जिलाधिकारी जो है फॉरेस्ट फायर के लिए कुछ इक्विपमेंट वगैरह में लेने हो तो उस पर भी काम कर सकता है। और खबर रुद्रप्रयाग से, जहां 4 धाम यात्रा मार्ग के अलावा रुद्रप्रयाग जनपद के हजारों की आबादी को जोड़ने के लिए अलकनंदा नदी पर रुद्रप्रयाग में बनाया गया मोटर पुल जर्जर हालत में। वहीं भारी वाहनों के चलते इस मोटर पुल पर कंपन महसूस होता है, ये कांपने लगता है और इसके साथ ही 2013 की आपदा में भी पुल को काफी क्षति पहुंच चुकी है।
लेकिन आज तक पुल का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। आए दिन भारी वाहनों के चलने से पुल की हालत जर्जर बन चुकी है और कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। वैकल्पिक पुल उपलब्ध नहीं होने के कारण इसी पर ट्रैफिक चल रहा है, परंतु दोनों ओर ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए पुलिस के जवान मौजूद रहते हैं और एक एक करके गाड़ियों को वहां से निकलवाया जाता है। और रुद्रप्रयाग नगर क्षेत्र के आसपास आग लगने से चारों ओर धुंध फैल रही है। एक ओर आग से धूप की चमक ही गायब हो गई है, तो दूसरी ओर धुंध से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। साथ ही आंखों में जलन की शिकायतें भी आने लगी हैं। ये हाल तो नगर मुख्यालय का है, जहां जिले के जिला अधिकारी मौजूद हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब हो रही है। आपको बता दें कि इन दिनों जिलों में जंगलों की आग हर किसी के लिए मुसीबत का कारण बन रही है। एक ओर बड़ी संख्या में वन संपदा और जंगली जानवर खत्म हो रहे, तो दूसरी ओर आम जन के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा। जैसे कि सभी डिपार्टमेंट्स को मिलकर साथ में कार्य करना है, भले वो आग वन क्षेत्र की हो या सिविल क्षेत्र की हो या किसी भी लैंड की हो, तो उसके बेसिस पे हम लोग कल उस पर एक डिटेल बैठक करेंगे। और मैं सभी डिपार्टमेंट से आग्रह करता हूँ और उनको सबको निर्देशित करता हूँ कि आप लोग कोई तरीके से कार्य करें, जंगलों की आग कहीं भी सूचित करें, भले कोई जनप्रतिनिधि हो, कोई ग्राम प्रधान हो, वन पंचायत के हो, सभी को साथ मिलकर इसको कॉम्बैट करना है। और खबर खटीमा से है, जहां 5 अप्रैल को झनकट में बैंक ऑफ बड़ौदा में हुई दिन दहाड़े लूट का खुलासा करते हुए 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी ने बताया कि 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और एक फरार चल पाया। गिरफ्तार अभियुक्तों से लूटे हुए रुपयों के साथ एक तमंचा, 12 बोर और कारतूस भी बरामद किया गया। क्राइम हो चुका है और इसमें ब्लेम गेम करना, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाना ठीक नहीं रहता, करके मैंने सारा चीज अपने ऊपर ली। ये स्थिति हर बैंक में ही है, हर बैंक में नहीं होता भाई साहब, जिसमें ज्यादा है उनको नोटिस मिलता है। जैसे कि हम सबको अवगत है कि दिनांक 6 अप्रैल को जो एक बहुत ही मेजर एक वारदात हुआ था, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा का जनकट ब्रांच में लूट की वारदात को अंजाम दी गई थी, तो उसको तत्काल गंभीरता से हमने लेते हुए विभिन्न पुलिस टीमों को गठन किया था इसके अनावरण के लिए। तो इस घटना में बाद में पता चला कि सीसीटीवी कैमरास को देखते देखते कुल मिला के 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास को हमारे टीम में देखा है, 500 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरास को। तो पूरे सर्कल के विभिन्न टीमें थी, सभी एसओ एसएचओ थे सर्कल का, उसके अलावा एसओजी का टीम, एडीटीएफ का टीम और अन्य टेक्निकल टीम को भी इसमें लगाया गया था। मैनुअल और टेक्निकल रूप से, सर्विलांस के रूप से, दोनों तरीके से हमने काम किया। बट सीसीटीवी इसमें सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुआ। तो 500 से भी अधिक सीसीटीवी देखने के उपरांत हमको ये जानकारी में आया है कि कुल मिला के ये लोग 3 थे, 2 तो केवल बैंक के अंदर गए थे। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट में मंगलौर से 2022 में विधानसभा चुनाव में विजयी बसपा प्रत्याशी सरवत अंसारी के चुनाव को चुनौती देती याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मंगलौर विधायक सहित सभी 10 प्रत्याशियों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते बाद की जो तारीख है वो तय की है। विधानसभा के चुनाव को लेकर मैं कोर्ट आया हूं, जो वहां प्रत्याशी बसपा के प्रत्याशी विजयी हुए थे, उनकी लगातार झूठ बोलने की आदत उनके शपथ पत्र में झलक रही है। और शपथ पत्र में जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं वो लगभग सभी झूठ हैं, चाहे उनके मुकदमों को लेकर हो, चाहे उनके कर्ज को, लोन को लेकर हो, या उनकी संपत्तियों को लेकर हो, उनकी धर्मपत्नी की संपत्ति को लेकर हो, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर हो। तो सभी बातें उन्होंने लगभग सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सभी को लेकर उन्होंने गलत बयानी की है। और उनकी गलत बयानी को लेकर हम यहाँ हाई कोर्ट में हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की है, जिसको माननीय अदालत ने एडमिट कर लिया और जितने प्रत्याशी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे सभी को नोटिस जारी कर दिया। और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष मुन्नीलाल शिंदे के द्वारा अपने पद से इस्तीफा देने की बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें कि भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष मुन्नीलाल शिंदे ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा था कि भीम आर्मी का जो कार्य है वो अब तक नहीं हो रहा है। भीम आर्मी शिक्षा पर कार्य कर रही थी, जो अब नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भीम आर्मी अब रास्ता भटक चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दलित समाज की अपेक्षाएं भी खत्म होती जा रही हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अब सिर्फ गुटबाजी हो रही है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी तंज कसते हुए कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पार्टी को
खत्म करने की बात और संगठन को खत्म करने की बात कहीं जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि पार्टी तो प्रमोट हो रही है लेकिन संगठन खत्म हो रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम समाज सेवा के लिए जुड़े थे लेकिन अब पार्टी रास्ता भटक चुकी है, इसलिए हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। वर्तमान में भीम आर्मी प्रदेश अध्यक्ष हूं और आज माननीय चंद्रशेखर आजाद जी जो देश की सबसे बड़ी रिसर्च करती है उत्तराखंड के अंदर और पूरे देश के अंदर जो भीम आर्मी का कार्य था वो नहीं हो रहा है। दलित समाज बिल्कुल निराश है। जो दलित समाज को उपेक्षाएं थी भीम आर्मी से, वो दलित समाज की उपेक्षाएं खत्म हो चुकी है। दलित समाज एक बदलाव चाहता था। भीम आर्मी एक मिशन पे काम कर रही थी, शिक्षा पे काम कर रही थी, वो मिशन भटक चुकी है। और इस यहाँ उत्तराखंड के अंदर इतनी गुटबाजी हो चुकी है कि कहीं पे भी आज जाइए एक गांव में आपको 2 पार्टी खड़ी मिलेगी। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। उसी में भाजपा संगठन बीएल संतोष ने उत्तराखंड की हारी हुई 23 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के साथ 3 समीक्षा बैठक की है। उसके बाद प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको आगामी उपचुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहे। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यह भी कहा कि सभी पदाधिकारियों को और हारे हुए प्रत्याशियों को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से अभी प्रदेश के जितने हमारे पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है, उन सब के साथ बैठे थे। 23 विधानसभाओं की अलग से समीक्षा की थी, वो भी कई घंटे चली। आज इनके साथ भी बैठे जो हमारे प्रदेश पदाधिकारी थे। आने वाले समय में और क्या क्या प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, इस प्रकार का सब लोगों को एक दिशा और प्रेरणा हमें मिली है। अभी चुनाव प्रबंधन के माध्यम से हम लोग बैठेंगे और इस प्रकार से 2 दिवसीय पूरा कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और खबर हरिद्वार से, जहां प्रदेश में लगातार हो रही बिजली कटौती को लेकर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने हरिद्वार के कनखल स्थित चौक बाजार चौराहे पर प्रदेश सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेसियों का आरोप है कि ऊर्जा प्रदेश में कई घंटों की बिजली कटौती ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। ग्रामीण इलाकों में गर्मी के इस मौसम में लोग बिजली कटौती के चलते त्राही कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की कानों पर जूं तक नहीं रेंग। कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंकते हुए कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के आह्वान पर प्रदेश के हर ब्लॉक में पुतला दहन किया जा रहा है। जिस तरह से धामी सरकार ने विद्युत कटौती के नाम पर आम जनता को परेशान किया हुआ है। पहले बिजली की दरों में बढ़ोतरी की और अब बिजली कटौती की जा रही है। हर ब्लॉक में प्रदेश के पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम किया जा रहा है। जिस प्रकार से धामी सरकार ने विद्युत कटौती के नाम पर जनता को दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है। पिछले माह ही इन्होंने विद्युत की दरें बढ़ाई थी और अब इस माह से इनकी विद्युत कटौती शुरू हो गई है। ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाने जाना वाला हमारा ये उत्तराखंड प्रदेश में जनता विद्युत के लिए तरस रही है। गांव से लेकर देहात तक, कस्बे, शहर, उद्योग सब विद्युत के कारण परेशान हैं। उद्योग धंधे 8-8, 10-10 घंटों की कटौती झेल रहे हैं, जिस कारण से उन्हें डीजल के जनरेटर का सहारा लेना पड़ रहा है। ऊर्जा का नाम नहीं है, जनता परेशान है। यात्रा सीजन स्टार्ट होने वाला है, 3 मई से 4 धाम यात्रा स्टार्ट हो रही है
उसके बावजूद भाई साहब 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे की कटौती बिजली की हो रही है। ये कहाँ का न्याय है? हम धामी सरकार और धामी जी से इस बात को पूछना चाहते हैं कि ऊर्जा प्रदेश नाम क्यों दिया जा रहा है इसको, जबकि यहाँ तो ऊर्जा है ही नहीं। और खबर नैनीताल से, जहां सटे कैला खान आर्मी क्षेत्र के जंगल में भीषण आग लग गई। सूचना पर आर्मी कैंट एरिया में पहुंची दमकल विभाग और आर्मी के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को आर्मी के रिहायशी क्षेत्र में फैलने से पहले बुझा लिया। कैंट एरिया के जंगल में लगी आग से हेलीपैड सहित पूरे इलाके में धुआं फैल गया, जिसके चलते खड़े चट्टानों में फैली आग को काबू करने में आर्मी के जवानों के साथ दमकल विभाग के कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के अधिकारियों ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि आर्मी क्षेत्र को तलहटी पर शरारती तत्वों द्वारा लगाई गई है, जो हवा से फैलकर यहां तक पहुंच गई। सूचना मिली हमें आर्मी कैंट केला खान के पास जंगल में आग लगी है, तो हमारी एक फायर यूनिट मिनी टेंडर से रवाना हुई, तो आग काफ़ी बढ़ रही थी जो अमटी एरिया में आ गई थी। तो फिर हमें हमारे यूनिट ने कॉल कर बताया कि बड़ा टेंडर भेजे यहाँ, तो तुरंत मैं स्वयं बड़ा टेंडर लेके पहुँचा हूँ यहाँ। फायर के जो है यूनिटें लगी हुई है। आग लगभग जंगल जला होगा, लगभग ये कई किलोमीटर के दायरे में जल गया सर। ये हेक्टेयर का तो वन विभाग वाले बता पाएंगे सर। अभी धुआं ही धुआं हो रहा है, ज़्यादा दिख भी नहीं रहा। तो ये हेलीपैड की तरफ और जो एम्प्टी एरिया के नज़दीक था, इसको हमने बिल्कुल रोक लिया है, ये आगे नहीं बढ़ेगी। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहेगा के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान की। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं से सुसज्जित 100 बेड का एकमात्र अस्पताल ओम हॉस्पिटल। आईसीयू एनआईसीयू 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें ओम हॉस्पिटल, शिवली रोड, बागपुर, कानपुर देहात। फोन नंबर 7317825750 7317827050। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE की जारी